नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये है आपकी एलटी जीएस की क्लास। इससे पहले हमने एलटी जीएस में 2 क्लासेस की हैं। हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एलटी का पेपर होता है उसमें 30 प्रश्न आते हैं जीएस के, और जो इसके सब्जेक्ट हैं, जो हाईलाइटेड सब्जेक्ट हैं वो हैं पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया है, इसके बाद में हम ज्योग्राफी पे आएंगे, ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री, और उसके बाद में करंट अफेयर सबसे बाद में करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम टाइम में करेंगे। ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो 120 प्रश्न आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। आप जिस भी विषय से एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, आर्ट हो या कोई भी हो, जिस भी स्ट्रीम से आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ हो या कोई भी हो, उससे आप पेपर देंगे और 120 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट के आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आर्ट की क्लास चलती है। किसकी? आर्ट की क्लास चलती है। तो आर्ट और प्लस जीएस दोनों की जो तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स जो चाहते हैं, जो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं, उन सब के लिए जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे नंबर 9616 82 76 46 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे सीधे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। और क्लास कैसे मिलेगी, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या कोचिंग के नोट्स कैसे मिलते हैं, इन सब की जानकारी आप ले सकते हैं। सनद रहे आर्ट और जीएस। इसके अलावा की क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, तो इनकी कोचिंग और क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब आते हैं अपनी क्लास पर। और इससे पहले 2 क्लासेस हमने दिया है पॉलिटी के, और वो 2 क्लासेस जो हैं वो पॉलिटी यानी कि संविधान के इतिहास से हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का, उसको देख सकते हैं आप। और यदि आप इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैं आपको दे दूँगा, उन लिंक को ओपन करके भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी क्लास की। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके थोड़ा इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद में जो इसकी मुख्य विषय वस्तु है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे जो इसमें कुछ संशोधन हुए, उसके बाद में हम बात करेंगे इससे संबंधित जो कुछ विवाद हुए न्यायालय में, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ से आते हैं। इन सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और आज के बाद से प्रस्तावना का कोई भी सवाल आपका छोटे मोटे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम तक कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है ना। और आपने इसको पढ़ा और सुना भी होगा। हर सरकारी स्कूल की जो किताबें होती हैं उसमें लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो ये पूरी बात आपने पढ़ी होगी। आज उसी पर हमें चर्चा करनी है। उद्देशिका या प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा क्या था? संविधान सभा एक ऐसी सभा था जिसका जिम्मेदारी था संविधान को बनाने का। तो उसी के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अब ये एक प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, जो उसकी मूल विषय वस्तु है, जो उसमें आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन सब पर अब बात करते हैं। तो जो प्रस्तावना है, जो उसके मूल तत्व हैं, वो कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सब का थोड़ा सा व्याख्या करना जरूरी है ताकि इन शब्दों का मतलब आप समझ पाएँ। सिर्फ रट लेने से काम नहीं बनेगा। तो प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं उनका थोड़ा सा व्याख्या करते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसे देश की बात हो रही है जो अपने आप में हर फैसले लेने के लिए सक्षम है और वो किसी पर आश्रित नहीं है। यानी कि इंडिया, जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया एक राष्ट्र के रूप में इसे कोई भी फैसला लेना हो, चाहे वो आंतरिक फैसला हो या बाह्य फैसला हो, वो चाहे देश के भीतर का फैसला हो या देश का किसी भी देश के साथ कैसा संबंध होगा, यह हर फैसला लेने के लिए भारत अपने आप में सक्षम है और इसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है।
नो एनी इंस्टीट्यूशन कैन जो है आप कह सकते हैं कि इंडिया को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कि आप ये नहीं ये कानून बनाइए, वो नहीं वो कानून बनाइए, ये करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे स्टेट को प्रभुत्व संपन्न स्टेट कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है सॉवरेन। क्या होता है? सॉवरेन, ठीक है ना। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। तो जो भारत के संविधान का प्रकृति है, जिससे शक्ति मिलता है भारत के राष्ट्र को, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो पहला तत्व है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है आपका समाजवादी, सोशलिज्म। समाजवाद का मतलब होता है सोशलिज्म और समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें जो संसाधन है, जो देश के संसाधन है, उस पर हक किसका होना चाहिए? स्टेट का होना चाहिए, और स्टेट इसका डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। यानी कि जैसे जल है, जल एक संपदा है, आप जानते हैं, नहर है, नहरों से सिंचाई होती है, या समरसेबल है। इसके अलावा जो खनिज पाए जाते हैं, जो कोयले पाए जाते हैं, यानी कि जो संपूर्ण चीज़ें भारत की टेरिटरी पर पाई जाती हैं, उनका ओनर कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये कौन डिसाइड करे? भारत सरकार डिसाइड करे, कोई पूंजीपति ना डिसाइड करे। तो ये कैसा लक्षण होता है? ये समाजवादी लक्षण होता है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहें या धर्म निरपेक्ष कहें, ठीक है ना। धर्म निरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें। पंथ निरपेक्ष अपने आप में ज़्यादा वाइड स्प्रेड अवधारणा है। पंथ का मतलब होता है किसी धर्म का छोटा सा रूप, सेक्ट, ठीक है ना। तो जब कोई धर्म छोटा होता है, छोटे क्षेत्र में फैला होता है, तो उसको सेक्ट कहा जाता है, पंथ कहा जाता है। लेकिन जब उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो उसको धर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो धर्म निरपेक्ष शब्द से ज़्यादा व्यापक है पंथ निरपेक्ष शब्द, यानी कि कोई छोटा से छोटा सेक्ट भी न छूटे। तो जो पंथ निरपेक्ष होने का मतलब है कि जो स्टेट ऑफ इंडिया होगा, जो भारतीय संविधान है, ये पंथ निरपेक्ष है, किसी धर्म के साए में नहीं है, हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन उससे उचित दूरी बना करके रखता है। ये पंथ निरपेक्षता है। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ये परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी की परिभाषा है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की परिभाषा और क्या हो सकती है? ऐसा व्यवहार जो प्रकृति करती है, यानी कि अगर बरसात होगी तो पानी हमारे ऊपर भी गिरेगा और मुकेश अंबानी के ऊपर भी गिरेगा और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी गिरेगा। तो जैसा व्यवहार प्रकृति करती है वैसा व्यवहार करना ही क्या है? लोकतंत्र है। यह भी एक लोकतंत्र की परिभाषा होती है, उसका पहचान होता है, ठीक है ना। इसके अलावा है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब ऐसा है कि जब किसी देश के राष्ट्र के जो प्रमुख हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, अगर वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनका चुनाव होता है, तो ऐसे राष्ट्र को गणराज्य कहा जाता है। जैसे इंडिया, तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। आप ध्यान देंगे इस बात को, हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री नहीं होता है। पावर सबसे ज़्यादा मोदी के पास है, लेकिन जब हेड ऑफ स्टेट की बात होती है तो कौन होंगे? रामनाथ कोविंद जी होंगे, ठीक है। कोई भी बिल पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है, कोई भी भारत सरकार का काम होता है, तो किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति हमारे देश में चुने जाते हैं। उनका चुनाव जनता सीधे नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उनका चुनाव करते हैं। तो एक तरीके से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो भारत क्या है? गणराज्य है। भारत एक रिपब्लिक है। वहीं पर अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे तो आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल मिलेगा। ब्रिटेन के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ब्रिटेन क्या है? एक डेमोक्रेसी है, वहाँ भी चुनाव होता है। बोरिस जॉनसन इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, जीते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? वो वहाँ की क्वीन है, महारानी है, ठीक है ना। तो महारानी वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट है। कोई भी बिल पास होता है, कोई भी एक्ट होता है, तो महारानी के नाम से होता है। बजट महारानी के नाम से पास होता है। कोई भी दूसरे देश से संबंध होगा तो महारानी के नाम से होगा, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन है? महारानी जी हैं। तो वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट का चुनाव नहीं होता है, तो ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है।
वहीं पर आपका फ्रांस गणराज्य होगा, अमेरिका गणराज्य होगा, ठीक है ना। तो गणराज्य में और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अंतर आपका स्पष्ट हो गया होगा। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये मूल तत्व हैं किसके, प्रस्तावना की। उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर आपको कोई समझा नहीं सकता है, आप इसको समझ गए होंगे, कंठस्थ हो गया होगा आपको। इसी तरीके से पूरी पढ़ाई हम करवाएंगे आर्ट की भी, और इसी तरीके से पूरी तैयारी आपकी करवाएंगे हम जीएस की। तो जो लोग एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, कोई भी पैसा इसके लिए नहीं लगता है। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें। आपके लाइक करने से आप नहीं जानते कि मुझे कितनी खुशी मिलती है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने का मन भी करता है। तो कृपया करके आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया मूल तत्व। अब बात करते हैं कि उद्देशिका की विषय वस्तु क्या है। तो उद्देशिका जो विषय वस्तु है वो मूलतः दो प्रकार की है, एक तो समता है और दूसरा न्याय है। इसके अलावा एक है स्वतंत्रता। इन तीनों पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो समता की सबसे पहले बात करते हैं। तो समता जो है वो दो प्रकार की, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं होगा और सभी को बराबर अवसर मिलेगा उसकी योग्यता के अनुसार, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर पंडित का बेटा है वो थोड़ा कम भी जानता है तो उसे कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी और वहीं पर कोई दूसरे जाति का लड़का है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ठीक है ना। इस केस में जो रिजर्वेशन है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आगे हम उस पर बात करेंगे जब आर्टिकल 15 पढ़ रहे होंगे मौलिक अधिकार का, ठीक है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य का क्या कहती है कि जो समता होगी वो प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता होगी। दूसरी बात, न्याय, जस्टिस। न्याय किस प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। समता दो, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर, न्याय तीन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन सी, यहाँ देखते हैं। विचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप कैसा विचार रखते हैं, ठीक है ना। अभिव्यक्ति, आप क्या बात कहना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता। किस धर्म का आप पालन करना चाहते हैं और उस धर्म में आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं तो मेरा विश्वास है कि मुझे लॉर्ड शिवा की पूजा करनी है और किसी दूसरे का विश्वास है कि उसको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। तो दैट इज़ फ्री, आप फ्री हैं करने के लिए, कोई कुछ भी आप करें, आप फ्री हैं। ये आपको कौन देता है, ये आपको पावर देता है आपका संविधान। उपासना आपको किसकी करनी है, मेरा मन करता है कि मैं किसी नेता की भक्ति करूं, मेरा मन करता है मैं किसी अभिनेता की भक्ति करूं, मेरा मन करता है मैं किसी हीरोइन का फैन हो जाऊं, तो मैं किसी का भी उपासक हो जाऊं, मैं भगवान का पूजा करूं, कुछ भी करूं। इन सब की स्वतंत्रता कौन देता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें देती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें देती है, ठीक है। अब ये हो गई पूरी इसकी विषय वस्तु की बात। अब हम देख लेते हैं कि जो संशोधन हुए प्रस्तावना में वो कौन कौन से हुए। तो संशोधन को देखते हैं। तो एक जो बड़ा संशोधन हुआ और एक ही बार हुआ वो हुआ 1976 में, और ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत व्यापक है क्योंकि इसको भारतीय संविधान का छोटा संविधान या पॉकेट संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बदली गई और इस वक्त जो भारत है, भारत की राजनीतिक दशा है, वो एकदम ट्रांजिशन फेज में थी। ये इंदिरा गांधी का पीरियड था। तो पूरी बातचीत जब हम संविधान की कर रहे हैं, पूरी क्लासेस कर रहे हैं, तो आगे क्रम में पूरी बात होती रहेगी अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन को लेकर के। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे करके इन पर पूरी बात हम करते जाएंगे क्योंकि कई जगह पर आप पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, वो भी कब हुआ, 1976 में हुआ, ठीक है ना। और इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। तो ये संशोधन किया गया, ठीक है ना।
तो ये हो गया संशोधन की बात। केवल एक ही बार संशोधन हुआ, इसको आप याद रखेंगे, केवल एक बार, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो संविधान है, भारत के संविधान है या भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वो शक्ति किससे प्राप्त करती है? जनता से, पीपुल से। जो पीपल ऑफ इंडिया है उनसे ही वो शक्ति प्रदान करती है। यानी कि संविधान के प्रस्तावना के शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। इसलिए शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, यानी कि हम प्रस्तावना को खुद ही को समर्पित कर रहे हैं और खुद ही उसको अंगीकृत कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी शक्ति किसको दी गई है? भारत के लोगों को दी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग यहाँ पर अंग होगा, अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या है? अंग है। आपने देखा कि प्रस्तावना को क्या क्या, अभी आप देखेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये सब होते हुए भी ये उसका कानूनी भाग नहीं है। कानूनी भाग होने का मतलब ये है कि ये कोई आपको कानूनी एश्योरिटी नहीं देता है कि जो चीज़ें इसमें लिखी हैं आपको अगर नहीं मिलती हैं तो आप सीधे कोर्ट जाएंगे और उसको पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बस केवल और केवल एक प्रकार का डायरेक्टिव है, एक प्रकार का दिशा निर्देश है, ठीक है ना। यहाँ पर वो चीज़ थोड़ा सा और व्याख्या करके लिखी गई है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रवर्तित, ये परिवर्तित नहीं प्रवर्तित होना चाहिए, प्रवर्तन उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि केवल दिशा निर्देश है। वो आपको कोई कानून नहीं है। जैसे कि कानून क्या है कि 302, आपने किसी का कत्ल कर दिया तो का एक कानून है कि आपको सज़ा हो सकती है इसके तहत। या मौलिक अधिकार आपके हैं तो आपको अगर अनुच्छेद 15 के तहत समता का अधिकार मिला हुआ, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट आपको ये अधिकार दिलाता है। लेकिन ये प्रस्तावना के केस में नहीं है। वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो केवल एक डायरेक्टिव है, ठीक है ना। और इसमें एक एग्जाम्पल भी है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का केस 1957 में। इसमें जो निर्णय आया उसमें घोषित किया गया कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यानी कि ये कोई कानूनी नहीं है कि कोई कहे कि प्रस्तावना को मैं नहीं मानता हूँ या प्रस्तावना को जो है लागू किया जाना चाहिए, तो ये कोर्ट के ऊपर जो है कोई बाध्यकारी नहीं है प्रस्तावना के द्वारा कि वो उसको माने ही। ये बस एक दिशा निर्देश है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जो दो मुख्य विवाद हैं प्रस्तावना से संबंधित। एक तो बेरुबारी का विवाद है और दूसरा विवाद है केशवानंद भारती का। इन दोनों से सवाल आते हैं और प्रस्तावना में इन दोनों विवादों के अलावा और कोई विवाद है भी नहीं। तो सबसे पहले बेरुबारी को देखते हैं। बेरुबारी यूनियन विवाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पर जो है कोई चीज़ स्पष्ट ना हो रहा हो, जहाँ पर कोई द्वंद्व की स्थिति बनी हो, वहाँ पर प्रस्तावना क्या है, एक प्रकार से एक सहायता करती है संविधान की या संविधान के व्याख्याकर्ताओं की, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी कोई कंडीशन फंसती है जहाँ पर आपको लगता है कि संविधान से उसका हल नहीं निकल रहा है तो प्रस्तावना में उसका हल ढूंढा जा सकता है। ये बात बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बेरुबारी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। संविधान का अंग नहीं माना। अगर संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसमें संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। संशोधन करने के लिए उसका अंग होना चाहिए। जैसे आप अपने अंग में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपना बाल कटवाना चाहते हैं तो आपका बाल आपके सर में होना चाहिए ना, आप दूसरे का बाल तो कटवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब यही है इसका कहने का कि जो बेरुबारी केस है उसमें यही कहा गया कि चूँकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें विधायिका यानी कि संसद कोई संशोधन नहीं कर सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। और आप जानते हैं कि विधायिका ने संशोधन किया भी कब? 1976 में संशोधन किया भी। कब किया? 1976 में किया, 42वां संविधान संशोधन किया,
ठीक है ना। तो संशोधन हुआ भी, और ये कब हुआ, इस फैसले के बाद में, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के केस के बाद हुआ, ठीक है ना। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। क्या दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यानी कि एक ऐसा थ्योरी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं, बाकी पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और प्रस्तावना क्या है, मूल ढांचे का विषय, यानी कि प्रस्तावना के मूल स्वरूप को आप नहीं बदल सकते, उसके मौलिक तत्व को आप नहीं बदल सकते हैं। मूल ढांचा एग्जैक्टली क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक परिभाषित नहीं किया, लेकिन वो समय समय पर बताता रहता है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है, और उसमें सरकार बदलाव नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने प्रस्तावना पूरा पढ़ लिया। कुछ एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ये बात कही जाती है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, के मुंशी ने, किसने कहा, के मुंशी ने कहा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। के मुंशी बहुत बड़े संविधान के जानकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों को। यह सवाल यहाँ पर इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि कंफ्यूज ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों को कहा है। ये क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे कि संवैधानिक उपचार क्या होते हैं। आगे देखते हैं, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये बात मैंने आपको ऊपर बताई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, दैट इज गुड, इसमें बहुत कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये मैंने बात आपको ऊपर बताई हुई है कि संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, इसको भी मैंने आपको बता दिया कि समस्त शक्ति का स्रोत कौन है, भारत की जनता है, ठीक है ना। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये सब बात अभी आगे आप पढ़ेंगे जब हम संघ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संगठन है जो कि कभी विरक्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये फेडरल नहीं है। जैसे अमेरिका फेडरल है, वहाँ के जो राज्य हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से जुड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राज्य कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बताई कि यहाँ के राज्य प्रमुख का निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, ये बात आपने ऊपर पढ़ी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट से कहा जाता है। अभी इन सब के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन जो उसमें 3 चीज़ें बाद में जोड़ी गई, जिससे आप देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, किसमें, मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में और मूल कर्तव्य में। यानी कि जो बात आपको यहाँ पर तथ्य के रूप में दिखाई देती है, जो अधिकार की बात है, जो कर्तव्य की बात है, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में और मूल कर्तव्य में। आगे आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भी। किस वर्ष भारत का प्रबुद्ध संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, भारत आपका कब बना, 1950 में क्या बना, प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, प्रबुद्ध संपन्न बना, क्योंकि इसी वर्ष हमने अपने संविधान को पूर्णतया लागू किया, ठीक है ना, तो इसीलिए तब से ये बना। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने पूरा प्रस्तावना पढ़ लिया। प्रस्तावना के बाद में जो आपकी अगली क्लास होगी वो होगी अनुसूचियों की, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या चीज़ आपको और चाहिए, कैसा सुधार चाहते हैं, और यदि आपको मज़ा आ रहा है, पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और फिर भी अपना कमेंट लिखें कि हमें मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।